सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या खुफिया बैलेट के जरिए कराने से जो मुतालिक सदारती रेफरेंसेस पे अपनी राय जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। अच्छा, मौजूद अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ कार्रवाई करे। अब इस फैसले को हुकूमत अपने मौक़िफ़ की तायद कह रही है और अपोजिशन अपने मौक़िफ़ की तायद कह रही है। अच्छा, किसी के भी मौक़िफ़ की तायद हो, एक बात खुशाइंद है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अदालत उज़्मा के इस फैसले से राज़ी हैं। कोई अदालत पे तनकीद नहीं कर रहा। अच्छा, अपोजिशन खुफिया बैलेट से इलेक्शन करवाने पर आपको पता है कि बाज़िद और हुकूमत ओपन बैलेट से करवाने पर बाज़िद है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिलचस्प बात कि पंजाब में सेनेटर्स की जो सीट एडजस्टमेंट की गई है उस हवाले से बड़ी बात भी हो रही है। अपोजिशन हुकूमत ने रजामंदी से अपनी सीटों के एतबार से जो सीटें वो आपस में तकसीम कर ली हैं, लेकिन ये जो रवैया है ये बहुत से सवालात उठा रहा है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासतदानों की जो सीट की जो सेनेट का जो मामला है इस पर जो उनके रवैये हैं, इसमें तब्दीली पर आज बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, तजियाकार है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, ज़फ़र हिलाल। और कुछ देर के बाद साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हिलाल साहब आपकी तरफ ही आऊँगी मैं। हिलाल साहब, ये जो अभी हुकूमत और अपोजिशन इस फैसले को अपनी अपनी जीत करार दे रही है और ये अच्छी बात है कि कोई सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद नहीं कर रहा। हमने देखा कि अदालत उज़्मा को तनकीद का बड़ी जल्दी निशाना बनाया जाता है कुछ भी सोचे समझे बगैर। आप कैसे देख रहे हैं कि वाकई ये जीत बेसिकली किसकी है, हुकूमत की है, अपोजिशन की है? क्योंकि मौक़िफ़ तो दोनों का अलग अलग है। देखिए, मैं नहीं समझ सकता कि ये करप्शन को कैसे रोकेगा और किसका मौक़िफ़ था करप्शन रोकने के। हुकूमत का मौक़िफ़ था। तो मैं समझ नहीं आ रही मुझे कि हुकूमत कैसे कह सकती है कि ये इनका जीत है। और अगर ये जजमेंट अगर आप पढ़ें और 1967 या 67 का रेफरेंस दे रहे हैं बेसिक डेमोक्रेट्स का, वो बेसिक डेमोक्रेट्स के इलेक्शन में उस वक्त जो हम इतने बूढ़े हैं, जो हमें पता है क्या हुआ था, हमें पता है कि उधर एक ख़ास 500 रुपये का एक नोट छपा था। उस वक्त 500 रुपया बहुत होता था। एक लाल रंग का 500 रुपया का नोट था जो रिश्वत मिलती थी बेसिक डेमोक्रेट्स को। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप कैसे आपको अगर सीक्रेटली पता है कि उस आदमी ने किसके लिए वोट किया, तो वो कब आप उसको बताएंगे? कब? जब वो सीक्रेट नहीं रहेगा उस वक्त आप बताएंगे। क्या अगर वो अपोजिशन आके कहें इन्होंने हमारे लिए वोट किया और पैसे लिए हमारे से, और तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि पैसे लिए? इसलिए वोट करना दूसरे पार्टी के लिए इलीगल तो नहीं है ना। इलीगल ये है कि आप बेच रहे हैं अपना वोट, है कि नहीं? इसलिए फिर ओपन वोट में भी आप अगर उनके खिलाफ वोट करें आपका कुछ नहीं जाता, मगर अगर आप पैसे लें फिर जाता। अब उनको कैसे पैसे पता चला कि आपने पैसे लिए? क्या आप हर वोटर के पीछे एक पूरे डिटेक्टिव एजेंसी शुरू कर देंगे? जिधर वो जाता है 24 घंटे के लिए उसके पीछे घूमेगा, किससे मिलता है, कब मिलता है, क्या करता है? इम्पॉसिबल। तो देखिए, तो जब आपके पास साबित प्रूफ नहीं है, आप जो भी कह दें। अच्छा ज़फ़र साहब, ये जो अभी जो अपोजिशन इस फैसले को, ये जो राय दी गई है, इसको सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमत की शिकस्त करार दे दिया, बल्कि शिकस्त फाश करार दिया है। आपको लगता है कि अपोजिशन का कहना बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पर इस राय को देखते हुए कि हुकूमत की शिकस्त है ये? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अपोजिशन इस खेल में आया क्यों है। इस खेल में इसलिए आया है कि उनको पता है कि वोट का ख़रीद और फ़रोख्त होता है। चेयरमैन के इलेक्शन पे वो कह रहे हैं ख़रीद और फ़रोख्त हुआ, और बिल्कुल मस्त कुछ तो हुआ होगा ना। आखिर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी था नहीं, मगर गवर्नमेंट का मेजॉरिटी से चेयरमैन बन गया। अब वो सबको पता है कि पैसे इस्तेमाल किए गए, एक वीडियो भी निकल आया है। तो मुझे मैं समझ नहीं सकता हूँ कि ये जो फैसला है ये किस तरह, मैंडेट तो था सुप्रीम कोर्ट को इसलिए पूछा था कि करप्शन को ख़त्म करो। अगर आप ओपन वोट नहीं करते और आपके पास सबूत नहीं है कि उन्होंने पैसे लिया, तो जिधर भी एक आदमी वोट किया उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी? फ़र्क क्या पड़ता है भाई? बिल्कुल फ़र्क। अगर मैं, ठीक है, मैं अगर वोट करता हूँ मेरे पार्टी के खिलाफ, तो फिर भी तो मुझे आप
जी हाँ। ठीक है, इधर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इरफान साहब ज्वाइन करने के। जफर अली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में। अच्छा इरफान साहब, ये जो हुकूमत ऑपोजिशन इस फैसले को जो राय आई है इसको अपनी अपनी जीत करार दे रही है। मैंने अली साहब से भी उनका मौक़िफ़ जाना है आना है, आप कैसे देखते हैं बेसिकली ये किसके मौक़िफ़ की जीत है और दोनों अपनी अपनी जीत करार दे रही हैं? अच्छी बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने इंट्रो में भी ऐड की कि अच्छी बात है कि चले दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद नहीं कर रहा, अदालत उज़्मा पे तनकीद नहीं कर रहा। जी मैं समझता हूँ कि ये जो रेफरेंस है आर्टिकल 226 पे, ये हुकूमत को मिसलीड किया गया। उनको ये दायर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पिछले 40-50 साल से ये इलेक्शंस जो हैं ये सीक्रेट बैलेट से हो रहे हैं। और ये कहना कि जी ये चूँकि बज़ाहिर आइन के नीचे उनका ख्याल था, नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आइन के नीचे ये इलेक्शंस हैं। तो जब आइन के नीचे हैं तो 226 साफ तौर पे कह रहा है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे, तो उसमें फिर कोई अमर माने नहीं है कि ये सीक्रेट बैलेट से ना हो, तो ये तो सीक्रेट बैलेट से होंगे। जी ठीक है, अच्छा वो तो होंगे ना, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब ये जो ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि शिकस्त फाश है और ये हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है सेनेट इंतखाबात से पहले, उनका ऐसा कहना बजा है? आपको लगता है जस्टिफाइड है? बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त है? देखें, हुकूमत और अपोजिशन जो है उनका आपस का एक सियासी बयानिया है, वो तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब बयान देते हैं। लेकिन मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, कता नज़र इससे कि अपोजिशन क्या कहती है और हुकूमत क्या कहती है, मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को महदूद रखना चाहिए था उस रेफरेंस तक जो कि सदर पाकिस्तान ने किया। और उसमें एक ही सवाल था, वो ये था कि सेनेट के इलेक्शंस आइन के नीचे होते हैं या किसी कानून के नीचे होते हैं। तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि वो आइन और कानून दोनों के नीचे होते हैं। चूँकि आइन और कानून दोनों के नीचे होते हैं, लिहाजा वो 226 के ज़ुमरे में आते हैं। उसके बाद के जो पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखे हैं वो तमाम सवालात सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछे गए रेफरेंस में। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया आर्टिकल 218 का, आर्टिकल 220 का, आर्टिकल 222 का, और फिर उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है इलेक्शन कमीशन की उन 3 आर्टिकल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो सोचना कि एज एफ इलेक्शन कमीशन को वो आर्टिकल्स पता ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो उनको बावर कराए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ये मैं समझता हूँ एक गैर ज़रूरी एक्सरसाइज थी जो सुप्रीम कोर्ट ने की। और इसीलिए एक जज साहब जो हैं उन्होंने इस राय से इत्तफाक नहीं किया और उनकी राय मुझे ज़्यादा सही लगी है याहिया अफरीदी साहब की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सदर पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, तो मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जो अदालती ये राय आई है, फैसला है, इसके बाद सदर ममलिकत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और दूसरा उनका कहना है कि सदर ममलिकत के खिलाफ जो मुआखज़े की तहरीक है वो भी आ सकती है। इस बयान को कानूनी नुक्ता नज़र से इरफान साहब आप कैसे देखते हैं? देखें, ये कोई कानूनी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि सदर पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सदर पाकिस्तान को तो सिर्फ इम्पीचमेंट के ज़रिए निकाला जा सकता है और सदर पाकिस्तान को निकाले जाने का कोई तरीका नहीं है। और इस्तीफ़ा देना तो वो सदर की मर्ज़ी है ना, वो देते हैं या नहीं देते। सदर को कोई पाबंद तो नहीं कर सकता कि वो इस्तीफ़ा दें। ठीक है, ठीक। अच्छा जफ़र साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। मरियम ने एक इशारा ये दिया कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च हो ही ना। अब बड़ी ये खबरें घर में कि आपस में शायद कोई डील हो गई है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कोई डील हो गई है? क्योंकि सेनेट इलेक्शन पे भी तो सीटें बांट लें और अब ये जो पीडीएम का मार्च है बाकायदा ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। कैसे लग रहा है आपको, क्या देख रहे हैं आप इस सिचुएशन से? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अगर भी यूसुफ रज़ा जिलानी साहब इलेक्ट हो गए, इसका मतलब तो नहीं है कि गवर्नमेंट का मेजॉरिटी जो हम समझते हैं होगा सेनेट में वो ना होगा इसलिए कि वो इलेक्ट हो गए। नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट का मेजॉरिटी फिर भी होगा और हो सकता है अगर भी वो प्रेसिडेंट बन जाए तो क्या हुआ, फिर भी अगर लोग अकॉर्डिंग टू पार्टी वोट करें तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी रहेगी। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ इमरान खान ने वाज़े कह दिया है कि मुझे इंटरेस्ट ये है कि मैं सेनेट में मेरी मेजॉरिटी हो, इसलिए फिर मैं लेजिस्लेशन कर पा सकूँगा। और अगर सेनेट में मेजॉरिटी मेरी नहीं है तो अगर मैं लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हुकूमत करना चाहता हूँ, तो फिर मैं असेंबली तोड़ के एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाऊँगा। और अगर फ्रेश मैंडेट मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो मैं घर चले जाऊँगा। ये
अगर कहा नहीं है दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या अगर गिलानी साहब जीत जाएं, क्या इनका गवर्नमेंट का मेजॉरिटी ख़त्म हो जाता है सेनेट में? नहीं होता, नहीं होता। अगर कुछ वोट्स बिक गए और जैसे कुछ डील्स भी हो रहे हैं, अगर भी MQM को वोट्स खरीदे गए और लगता है कि शायद खरीदे हैं या इसलिए कि अनलेस इमरान खान उनको एक बेहतर ऑफ़र देता है, तो क्या होगा भाई? मैं तो ये समझ ही नहीं सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके पास ज़्यादा वोट्स होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। और कंट्रोल ऑफ द सेनेट तो सब लोगों को पता है विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। जो भी हो, अगर ये इलेक्ट भी हो जाए जिलानी, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के पास सेनेट की भी मेजॉरिटी आएगी और लोग कहते हैं कि जिलानी भी नहीं इलेक्ट होगा और हफीज़ शेख इलेक्ट हो जाएगा। तो मैं देखिए, बात असल ये थी, करप्शन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया था कि क्या हो सकता है इन सो मेनी वर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं करप्शन जब आपके पास सबूत ही नहीं है कि करप्शन हुआ है? आपके पास सिर्फ ज़्यादातर ये होगा कि सीक्रेट बैलेट सीक्रेट नहीं होगा, आपको पता होगा। तो क्या हुआ? उसके माने कि वो आदमी ने गलत कहा, ठीक है, उससे आप निकाल तो नहीं सकते। ये किधर लिखा हुआ है कि अगर इस वोट में अगर आपने अपने कैंडिडेट के लिए वोट नहीं दिया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए? दैट्स नॉट सो। पूछे इरफान साहब बैठे हुए। ठीक है, अच्छा ठीक है इरफान साहब, आप जफर अली साहब की बात से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे उनकी राय को जो कह रहे हैं? कहाँ पॉइंट वो रेज कर रहे हैं कि निकाला तो नहीं जा सकता, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता? हाँ, उन्होंने ये ठीक कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई ये केस लेके आता है कि करप्शन हुई है और हम करप्शन रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए तो उनको शायद एविडेंस देना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस तरह का तो कोई एविडेंस नहीं दिया। बहरकैफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं हुआ कि करप्शन रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कोई करप्शन केस सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई लेके भी नहीं आया। तो मैं बिल्कुल जफ़र अली साहब ठीक कहते हैं कि अगर कोई करप्शन केस लाए भी तो उसको फिर एविडेंस तो देना चाहिए ना, वो भी नहीं दिया गया। तो ये गलती किसकी आपको दिखाई देती है? अब ये जो मसला है, जो करप्शन के हवाले से बात हो रही है कि इसको रोकना है, तो फिर ये सिलसिला तो चलता रहेगा इरफान साहब, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकेगा कभी भी। और एक और अहम पॉइंट में आपसे डिस्कस करना है, इससे रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने राय में ये भी कहा है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इरफान साहब, इससे क्या मुराद है? ये ज़रा समझाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, इससे अदालत की क्या मुराद है? देखें, इससे अदालत की ये मुराद है कि सीक्रेसी जो है वो एट द टाइम ऑफ कास्टिंग ऑफ वोट तो है, लेकिन इट इज़ नॉट परपेचुअल। और उन्होंने 67 की एक जजमेंट पे रिलाय किया है सुप्रीम कोर्ट की, और जब ये 67 में जजमेंट आई थी तो पाकिस्तान में 73 का आइन नहीं था और आर्टिकल 226 पे भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती थी 7 साल पहले। सुप्रीम कोर्ट का 226 पे जो लीडिंग केस है वो वसीम सज्जाद साहब का है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बैलेट पेपर्स आए थे जिन पे कुछ निशान बने हुए थे और उस पे लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स थे कोई। तो उन्होंने कहा था कि ये जो निशान है इससे सीक्रेसी इम्पेक्ट होगी, लिहाजा ये वोट्स हम इनवैलिडेट करते हैं, और उन वोट्स को इनवैलिडेट कर दिया गया था, जिससे इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि सीक्रेसी जो है वो परपेचुअल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना भी आता तो सीक्रेसी में कोई इफ्स एंड बट्स जो है आर्टिकल 226 में नहीं लगाया गया। साफ कह दिया गया है कि आइन के तमाम इलेक्शंस मासवाए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इलेक्शंस के तमाम बाय सीक्रेट बैलेट होंगे, उसमें कोई किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई गई। ठीक है जी, जफ़र इलाही से मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी इस हवाले से। फिर आपको क्या लगता है कि यानी मामला इसी तरह चलता रहेगा, ये जो मसला है कभी हल नहीं हो सकता? देखिए, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सीधी सादी सवाल ये था कि हम सीक्रेट बैलेट ओपन वोट करें। अगर आप ओपन वोट करते हैं तो ये सब मामले नहीं होते। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कुछ नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही चलेगा।
जब आपको पता है कि जिधर सीक्रेसी हो उधर करप्शन होता है, देयर इज ओनली एक ही तरीका है उसको खत्म करना कि सीक्रेसी को खत्म करो। आप कर ही नहीं सकते कि सीक्रेसी भी रहे और करप्शन खत्म हो जाए, नहीं होता। ये सोसाइटी इस वक्त तक अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, और हमने देख लिया है कि हर इलेक्शन में होता है, और जिसको 67 में भी हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।